एक्टिविटी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में हमारे पास n एक्टिविटीज होगी जिसका स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम मेंशन किया होगा, और एक्टिविटीज को हमें ऐसे अरेंज करनी है, ऐसे पिकअप करनी है हमें कि म्यूचुअली कंपेटिबल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हम सिलेक्ट कर पाए। म्यूचुअली कंपेटिबल का मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करती हो ऐसी एक्टिविटीज हमें सिलेक्ट करनी है। तो म्यूचुअली कंपेटिबल एक्टिविटीज में क्या क्राइटेरिया होगा, तो समझ लो कि यहां पे एक एक्टिविटीज मैंने लिखी है जिसका स्टार्टिंग टाइम लिखा है SI एंड फिनिश टाइम होगा FI। दिस इज एक्टिविटी I। दूसरी एक्टिविटीज है मेरे पास जिसका स्टार्टिंग टाइम, दिस इज J एक्टिविटी, जिसका स्टार्टिंग टाइम है SJ एंड फिनिश टाइम है FJ। So these two activities are mutually compatible activities because they don't overlap. They don't overlap with each other. So ऐसी कौन सी कंडीशन होगी तो जिसको हम बोलेंगे कि they are mutually compatible? ऐसी कौन सी कंडीशन होगी? So we'll say that if SJ is greater than FI, यहाँ पे सी SJ part, this part, starting time of second activity is greater than the finish time of first activity, then we call it as a I and J activities are mutually compatible. दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि J वाली पहले आ सकती है, यहाँ पे J वाली है मान लो, ओके, दिस इज Jth एक्टिविटी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्टार्टिंग टाइम SJ एंड फिनिश टाइम इज FJ, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि SI इज ग्रेटर देन FJ, okay, SI is greater than FJ. So here both conditions are mentioned in the PPT. So if SJ is greater than FI, it means Jth activity is starting after FI, or SI is greater than FJ. Okay, अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होती है तो उसको हम बोलेंगे कि म्यूचुअली कंपेटिबल। एंड जो स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम दिया है कि मान लो कि कोई एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग टाइम दिया है कि इट इज 10 to 12 और दूसरी एक्टिविटी दी है हमें इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12 to 1, तो वी कंसिडर दिस एज अ म्यूचुअली कंपेटिबल एक्टिविटी बिकॉज वी अज्यूम दैट दिस एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी 10 to 12, वो बिफोर 12 इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ बिफोर 12 इट फिनिश, और दूसरी 12 से स्टार्ट होती है, तो उसको हम यहाँ पे 12 से वो शेड्यूल करवा सकते हैं। सो वी never consider this kind of activities as non compatible activities, they are mutually compatible। तो यहां पे हम थोड़ा लेस देन इक्वल टू लिख देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देंगे, ओके। इज इट क्लियर? व्हाट इज म्यूचुअली कंपेटिबल एक्टिविटीज? यस सर। So these two condition, any of these two condition has to be satisfied, then we call it as a mutually compatible activity. Now let's have a look at greedy strategy to solve this activity selection problem. इसको वन बाय वन वेरियस स्ट्रेटेजी से चेक करते हैं कि क्या हो सकती है उसकी ग्रीडी स्ट्रेटेजी। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज दी है 3 to 7, इसका स्टार्टिंग टाइम है 3, एंडिंग टाइम है 7, इसका स्टार्टिंग टाइम है 2, दूसरी एक्टिविटीज का एंडिंग टाइम है 4, थर्ड का स्टार्टिंग टाइम है 5 और एंडिंग टाइम है 8। ऐसे सारी एक्टिविटीज दी है हमें, इसमें से मुझे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है। सो विदाउट लुकिंग एट एनी स्ट्रेटेजी, अगर इसका ऑप्टिमल आंसर क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, तो हम ये वाली सिलेक्ट करेंगे, दूसरी ये वाली होगी 5 to 8 वाली, एंड तीसरी ये वाली होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 एक्टिविटी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ओके। सर 2 to 4 नहीं हो सकता क्या? 2 to 4 भी हो सकती है, देन 5 to 8 वाली भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इट मीन्स द नंबर ऑफ एक्टिविटी दैट वी आर एबल टू सिलेक्ट इज 3। ज्यादा से ज्यादा हम 3 एक्टिविटी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी सिलेक्ट करो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट इज आवर मेन कंसर्न।
कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हो दैट इज नॉट कंसर्न, दिस काउंट इज अवर मोस्ट कंसर्न। ओके, 3 एक्टिविटीज हम सिलेक्ट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। नाउ अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी ग्रीडी स्ट्रेटेजी हम फाइंड कर सकते हैं इसके लिए कि जो हमें ए ऑप्टिमल आंसर जो हमने फाइंड किया वो हमें आंसर मिल जाए, कि 3 एक्टिविटी कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमने 3 एक्टिविटी देखो, यहाँ पे 2 to 4 वाले की हमने, देन 6, ये सारी 3 एक्टिविटीज यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। फर्स्ट दिस वन, दिस इज सेकंड एंड थर्ड। तो ज्यादा से ज्यादा हमने 3 एक्टिविटीज यहाँ पे सिलेक्ट की है। तो अब देखो हम ग्रीडी स्ट्रेटेजी देखते हैं कि ऐसा कोई ग्रीडी स्ट्रेटेजी हमारे पास जो ये 3 एक्टिविटीज हमें हमें सिलेक्ट करके दे दे। तो लेट्स, दिस इज द फर्स्ट ग्रीडी स्ट्रेटेजी, लेट्स हैव अ लुक एट दिस स्ट्रेटेजी। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सॉर्ट द एक्टिविटी बाय स्टार्टिंग टाइम। जिसका स्टार्टिंग टाइम शॉर्ट होता है, जिसका स्टार्टिंग टाइम कम होता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें से ही हम निकालते हैं आंसर कि क्या निकलता है। जिसका स्टार्टिंग टाइम कम होता है उसको पहले सिलेक्ट कर देते हैं। तो किस कौन सी आएगी यहाँ पे, स्टार्टिंग टाइम कम होता है तो 0 से लेके 3 वाली। ओके, क्योंकि उसका स्टार्टिंग टाइम कम था। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी, 1 से लेके 11 वाली अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग टाइम, बट इट ओवरलैप विद दिस। उसका इफ यू कंपेयर दिस कंडीशन SI एंड FJ, ओके, तो ये जो फिनिश हो रही है उससे पहले ये स्टार्ट हो रही है 1 to 11 वाली, तो उसको हम शेड्यूल नहीं करवाएंगे। तो नेक्स्ट कौन सी आएगी, 2 to 4 वाली। 2 to 4 वाली भी नहीं लेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो ओवरलैप हो रही है, जो एग्जिस्टिंग ले ली हमने उसे। उसके बाद कौन सी आएगी अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग टाइम, 3 to 7 वाली। तो 3 to 7 वी कैन शेड्यूल। तो इसके बाद 0 to 3 वाली ले ली, उसके बाद 3 to 7 वाली ले लेते हैं। 2 एक्टिविटी हमने सिलेक्ट कर दी। अब उसके बाद कौन सी आएगी, 5 to 8। तो 5 to 8 वाली नहीं ले सकते बिकॉज इट ओवरलैप्स। 6 to 9 ये भी नहीं ले सकते बिकॉज इट ओवरलैप्स। देन 10 to 12, तो 10 to 12 ये हमने ले लिया। तो दिस स्ट्रेटेजी एबल टू रिटर्न ऑप्टिमल आंसर। बट लेट्स हैव अ लुक एट कि वो हर एक केस में ऑप्टिमल आंसर रिटर्न करती है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी कि सॉर्ट द एक्टिविटी बाय स्टार्टिंग टाइम। उसका मतलब है कि स्टार्टिंग टाइम जिसका कम है वो एक्टिविटी पहले पिकअप करो। सो पिकअप द एक्टिविटी। उसके बाद रिमूव ऑल एक्टिविटी कंफ्लिक्ट विथ है, जैसा हमने अभी किया कि जो कंफ्लिक्ट करती है उसको रिमूव कर दो एंड यू कीप डूइंग दिस, ऐसे चेक करते जाओ। तो ऐसा करने से हमने 3 एक्टिविटी सिलेक्ट कर दी और जो ऑप्टिमल आंसर था वो हमें मिल गया। लेकिन हमें चेक करना है कि हर एक केस में ऑप्टिमल आंसर रिटर्न करता है। तो देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर ऐसी 3 एक्टिविटीज दी है, अगर आप स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम देखो, यहाँ पे इसका दिया है 2 से लेके 10 तक चलती है। यहाँ पे ये देखो 4 से लेके 5 तक चलती है और ये देखो 6 से लेके 7 तक चलती है, ऐसे दिया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम अगर हम जाएंगे तो शॉर्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम इसका कम है तो ये 2 to 10 वाली एक्टिविटी हम पहले पिकअप कर देंगे। तो अगर हमने ये वाली शेड्यूल कर दी तो ड्यू टू दिस वी आर अनेबल टू सिलेक्ट एक्टिविटी हैविंग टाइम 4 to 5 एंड 6 to 7। ओके, तो अगर यही एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे इस केस में तो हम एक ही एक्टिविटी सिलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन उसका ऑप्टिमल आंसर क्या था, ऑप्टिमल आंसर था कि 2 एक्टिविटी आप सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन इस स्ट्रेटेजी ने आपको आंसर सही नहीं दिया। सो दिस स्ट्रेटेजी फेल। दिस इज नॉट अ प्रॉपर ग्रीडी स्ट्रेटेजी, इट डजंट रिटर्न ऑप्टिमल आंसर। हाउएवर दिस इज ग्रीडी स्ट्रेटेजी, ये ग्रीडी स्ट्रेटेजी है। ओके, तो यहां हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, दूसरी 2 नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में ये स्ट्रेटेजी फेल होती है। दूसरी स्ट्रेटेजी देखते हैं, सॉर्ट द एक्टिविटी बाय लेंथ। जिसका कम लेंथ शॉर्ट पीरियड की है वो एक्टिविटी पहले ले लो। तो पिकअप शॉर्टेस्ट एक्टिविटी, रिमूव ऑल एक्टिविटी दैट कंफ्लिक्ट विथ ए। तो उसके अकॉर्डिंगली हम इस एग्जांपल में ट्राई करते हैं। इस एग्जांपल में ट्राई करते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
ये स्ट्रेटेजी कितने आंसर देती है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जिसका ड्यूरेशन शॉर्ट है तो इसका ड्यूरेशन कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो 7 माइनस 3 इट इज 4। ओके, 4 माइनस 2 इट इज 2, 8 माइनस 5 इट इज 3। ओके, 9 माइनस 6 इट इज 3। यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ओके, एक्चुअली +1 कर सकते हैं बिकॉज बोथ आर इंक्लूसिव, so we need to add +1, but let's consider this duration. ओके, तो इसमें शॉर्टेड ड्यूरेशन कौन सा है? 10 to 12, तो वो वाला पिकअप कर देते। 10 to 12 इज सिलेक्टेड, सो एक एक्टिविटी हमने सिलेक्ट कर दी। नाउ अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम यू पिकअप द एक्टिविटीज, और जो इससे कंफ्लिक्ट होती है वो हमें निकाल देनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 to 4 वाली आती है, तो 2 to 4 इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके साथ ओवरलैप नहीं होती है, तो 2 to 4 वाली भी ले ली हमने। उसके बाद और कोई 3, यहाँ पे इसका ड्यूरेशन शॉर्ट, तो 5 to 8, 5 to 8 वाले सिलेक्ट कर दी। तो दिस स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी भी आपको आंसर 3 रिटर्न करती है। तो यहाँ पे भी ऑप्टिमल आंसर मिल गया इस केस में, लेकिन चेक करते हैं कि हर एक केस में स्ट्रेटेजी ऑप्टिमल आंसर देती है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो लेट्स हैव लुक एट एग्जांपल ऑन दिस केस। इसका टाइम ले लेते हैं कि 1 से लेके 8 तक का है। ओके, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं कि 5 से लेके 6 का है, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे 8 से लेके 12 तक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेंथ सिलेक्ट करेंगे तो किसकी कम होगी? 9 माइनस 5 4, यहाँ पे ले लेते हैं कि 13। ओके, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 8, यहाँ पे इससे ज्यादा आएगा 5। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ये वाली सिलेक्ट करेंगे हम। अगर ये वाली सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों इसके साथ कंफ्लिक्ट होती है, तो इसमें हमें ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसका ऑप्टिमल आंसर था 2, तो इस केस में भी एक्टिविटी फेल हो जाती है। इस केस में भी हमें ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी हम यही एक्टिविटी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि शॉर्टेड ड्यूरेशन वाली है, आपको दिख ही रही है कि शॉर्टेड ड्यूरेशन है उसका। लेकिन शॉर्टेड ड्यूरेशन वाली सिलेक्ट करेंगे तो हम ये फर्स्ट वाली एंड लास्ट वाली सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्लियरली कंफ्लिक्ट कर रही है, दिख रहा है हमें। लेकिन अगर आप विदाउट अप्लाइंग स्ट्रेटेजी अगर आप चेक करोगे तो इसका ऑप्टिमल आंसर है 2 एक्टिविटी। तो 2 एक्टिविटी इस एल्गोरिथम के जरिए हम नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये एल्गोरिथम यहाँ पे फेल हो जाता है, तो ये भी गलत है। तो दूसरी कोई स्ट्रेटेजी देखते हैं कि जो हमें ऑलवेज सही आंसर दे दे। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज सॉर्ट द एक्टिविटी बाय एंडिंग टाइम। जिसका एंडिंग टाइम पहले आता है उसको पहले लेते हैं। तो पिकअप द एक्टिविटी विच एंड्स फर्स्ट, और उसके साथ जो कंफ्लिक्ट करती है एक्टिविटी वो रिमूव कर दो, एंड यू कीप डूइंग दिस। 1 बाय 1 चेक करते जाओ, जो ऑलरेडी सिलेक्ट की है अपने एक्टिविटी उसके साथ कंफ्लिक्ट करती है तो उसको रिजेक्ट कर दो। अगर इसके हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी सिलेक्ट होगी देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी सिलेक्ट होती है? एंडिंग टाइम जिसका कम है वो पहले लेंगे। तो इसमें कौन किसका एंडिंग टाइम पहले है तो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा जो एक्टिविटी पहले एंड होती है वो लेंगे हम। तो यहाँ 0 to 3 वाली लेंगे क्योंकि वो पहले एंड होती है, तो 0 to 3 वाली ली। यहाँ पे एंडिंग टाइम देख रहे हैं हम
ओके, उसके बाद 2 to 4 वाली आती है, लेकिन वो कंफ्लिक्ट होती है, जो ऑलरेडी सिलेक्ट की है उसके साथ कंफ्लिक्ट होती है, तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। उसके बाद कौन सी आ रही है? 3 to 7 वाली। तो 3 to 7 वाली यहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं हो रही है, तो 3 to 7 वाली लेंगे। उसके बाद 5 to 8 वाली आएगी, लेकिन वो कंफ्लिक्ट हो रही है इसलिए नहीं लेंगे। 6 to 9 वाली आएगी, लेकिन वो नहीं लेंगे क्योंकि कंफ्लिक्ट हो रही है। देन 10 to 11, 10 to 12 एंडिंग टाइम के हिसाब से, तो 10 to 12 वाली ले लेंगे। तो 10 to 12 हियर ऑप्टिमल आंसर मिल गया हमें, 3 एक्टिविटीज मिल गई। लेकिन जिस केस में आगे के एल्गोरिथम फेल हो रहे थे, सभी केसेस में हम चेक करते हैं कि एंडिंग टाइम के हिसाब से लेते हैं तो क्या आंसर मिलता है। अगर ये वाला सिलेक्शन है, ये वाली जो आपको दी गई है एक्टिविटीज, उसमें देखते हैं, तो यहाँ पे एंडिंग टाइम के हिसाब से लेंगे तो इसका एंडिंग टाइम पहले है, इसका एंडिंग टाइम बाद में एंड इसका लास्ट में है। तो ये वाली एक्टिविटी पहले लेंगे, दूसरी ये वाली आएगी, और तीसरी ये कंप्लीट हो रही है इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 एक्टिविटी मिल गई। तो इस केस में भी हमें ऑप्टिमल आंसर मिल गया। इस केस में देखते हैं, इसका एंडिंग टाइम पहले आता है तो ये वाली पहले सिलेक्ट करेंगे, इसका एंडिंग टाइम बाद में आता है लेकिन ये कंफ्लिक्ट होती है तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसका एंडिंग टाइम लास्ट में आता है तो ये वाली सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 एक्टिविटीज मिल गई, तो यहाँ पे भी हमें ऑप्टिमल आंसर मिल गया। सो आई थिंक दिस एक्टिविटीज, दिस ये जो स्ट्रेटेजी है वो हर एक केस में ऑप्टिमल आंसर रिटर्न करता है, क्योंकि जो एंड हो रही है इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जो पहले एंड हो रही है उसको हम पहले ले रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम एक्टिविटी पिकअप करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी सिलेक्ट कर पाएंगे। सो दिस इज बेस्ट ग्रीडी स्ट्रेटेजी दैट रिटर्न्स द ऑप्टिमल आंसर इन ईच केस। So this gives the optimal answer. So now let's have a look at this algorithm. कि इसका क्या algorithm हो सकता है? So sort the activities by finish time. आपको हर एक एक्टिविटीज का स्टार्टिंग टाइम का अरे होगा और फिनिश टाइम का अरे होगा। तो S of 0, F of 0, S of 1, F of 1, ओके, अकॉर्डिंगली आपके पास हर एक एक्टिविटीज का स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिश टाइम होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जिसका फिनिश टाइम कम है वो एक्टिविटी पहले लेनी है, तो फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर दिया, उसके हिसाब से सॉर्ट कर देंगे। और यहाँ पे सॉल्यूशन अरे ले लेंगे एक। तो सॉल्यूशन में क्या रखेंगे हम, तो हम 1 by 1 एक्टिविटी चेक करेंगे, j इक्वल टू 1 to n। तो इफ एक्टिविटी j कंपेटिबल विथ a, ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई एक्टिविटी हम a में रखते हैं, तो आप जो एक्टिविटी सिलेक्ट कर रहे हो वो a के साथ कंपेटिबल है, तो उस एक्टिविटी j को आप सॉल्यूशन वेक्टर में रख दो। इनिशियली a एम्प्टी होगा, तो इनिशियली जो एक्टिविटीज आती है, जो एक ही एक्टिविटी आएगी वो हमें पहले सॉल्यूशन में रख देनी है, क्योंकि वो तो किसी के साथ कंफ्लिक्ट नहीं होगी। तो एक आ गई, उसके बाद दूसरा चेक करेंगे, j इक्वल टू 2 होगा, 2 के लिए चेक करेंगे कि वो कंपेटिबल है कि नहीं। कंपेटिबल के लिए हमने जो 2 कंडीशन लिखी वो चेक करनी है कि f of s of j स्टार्टिंग टाइम ऑफ सेकंड एक्टिविटी वो ग्रेटर देन होना चाहिए फिनिश टाइम ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी, ओके। और दूसरी जो कंडीशन थी वो 2 कंडीशन चेक करनी है, उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कंपेटिबल है कि नहीं। ऐसे 1 by 1 एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे काउंटर रख दोगे कि कितनी एक्टिविटी सिलेक्ट हो रही है, ओके, यहाँ पे फॉर लूप में। तो वो आप यहाँ पे रिटर्न करवाओगे कि कितनी एक्टिविटी सिलेक्ट कर दी है। तो दिस विल रिटर्न ऑप्टिमल आंसर। नाउ व्हाट कैन बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। तो वर्स्ट केस में ये जो सॉर्टिंग का स्टेटमेंट है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है बिग ऑफ n log n। बेस्ट एल्गोरिथम यूज करेंगे हम, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। मर्ज सॉर्ट, मान लो कि मर्ज सॉर्ट यूज करते हैं, और यहाँ पे फॉर लूप है, इसकी तो कांस्टेंट होगी, एक ही स्टेटमेंट है। यहाँ पे फॉर लूप है इसलिए उसकी होगी थीटा बिग ऑफ n, एक ही बार फॉर लूप रोटेट होता है। तो कुल मिला के इक्वेशन बनेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी f of n, स्टेप्स काउंट और ग्रोथ रेट ऑफ दिस फंक्शन इज c1 into n log n plus c2 into n plus c3
इन तीनों फंक्शन में n log n का ग्रोथ रेट हाई होगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है थीटा ऑफ n log n। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन रिप्रेजेंट इन थीटा नोटेशन। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी थीटा ऑफ n log n। इट डिपेंड्स ऑन सॉर्टिंग एल्गोरिथम ओनली। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई n log n कंपेयर टू दैट एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।